हेलो प्यारे बच्चों, जो अभिभावकगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त, जबरदस्त, एकदम बिंदास। और मैं आज एक ऐसे विषय पे बात करने चल रहा हूं जो बच्चों के भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर लाता है, उनकी भविष्य को संवारता है। मैं उस विद्यालय की बात कर रहा हूं जो एक आवासीय विद्यालय की श्रेणी में आता है, जिसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय है। अब उसका नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म हर साल आता है, ये हर बच्चा जानता है, हर गार्जियन जानता है। और तैयारी भी हर साल हर बच्चे करते हैं। लेकिन होता क्या है, सिलेक्शन कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। लेकिन इस बार समिति ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उन बच्चों के लिए भी जो अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छी से अपनी रणनीति को लगा के रखते हैं, अच्छी से रणनीति बनाते हैं, पढ़ाई के लिए अध्ययन करते हैं, तन मन से करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा एक इसमें चैलेंज आ चुका है। पैटर्न में बदलाव आया है, नियमों में बदलाव आया है, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है, सिलेबस में सबसे बड़ा बदलाव आया है। सिलेबस का डिस्कशन मैं पिछली कक्षा में एक सेशन मैंने लिया था, उसमें मैं अच्छे से डिस्कस कर दिया हूं सिलेबस को। आप विधिवत जाइए और सिलेबस को अच्छे से देखिए, क्योंकि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आया है और एक नया सब्जेक्ट भी जोड़ा गया है, ईवीएस। ठीक है, तो और देखना है कि आज ये चीज काफी बच्चे कंफ्यूज हैं। मैं इस सेशन में मैं इस सब जैसे शिक्षा के मतलब क्लास के अलावा मैं नहीं लेना चाह रहा था ये क्लासेस, जैसे सिलेबस डिस्कस करना, पैटर्न कौन सा मतलब कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। लेकिन मुझे कई बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा आप डिस्कस करिए इस मुद्दे पर, तो मैं आया हूं। आज मैं देखता हूं, डिस्कस करता हूं इस मुद्दे पर, देखता हूं आप लोगों का एक जो क्वेश्चन है, मैं कई क्वेश्चन लेके आया हूं, उन क्वेश्चन का मैं समाधान आप लोगों को करूंगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम ही दिया, कौन नहीं भर पाएगा फॉर्म, और तैयारी आपको कैसे करनी है इस नए पड़ाव जो आपके पास एक सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, इसकी रणनीति। समय भी आपको कम मिला है, नवंबर में आपका पेपर है, समय काफी कम है। इस महीने में जो 4 से 5 महीने जो आपको मिला हुआ है, इसकी तैयारी आप विधिवत कैसे करेंगे, क्या रणनीति होगी आपकी, कैसे। तो आइए समझते हैं आज कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 में बच्चे चयन होंगे, जाएंगे, तैयारी करेंगे, अपना जो जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो जाएंगे 2027 में, 2027-28 सेशन में उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सब पूरी एक हम जो है, ये क्लास आज सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, ये अभिभावक और जो कुछ ऐसे नए जैसे टीचर्स हैं जिनको कुछ मतलब मैं ये मानता हूं कि जो अध्यापक होता है उसको लगभग क्या 99% सारी जानकारी होती है, लेकिन ये अध्यापकों का एक गुण होता है कि वो बच्चों से भी कुछ सीखते हैं, हम टीचरों से एक दूसरे से सीखते हैं, तो शायद कुछ फायदा उन अध्यापकों को भी मिले। ठीक है, और वो उनके उनसे जो बच्चे जुड़े हैं उनको भी फायदा वो पहुंचाएं, तो इसीलिए मैंने इसको बनाया है। ठीक है, आइए देखते हैं, तो समझते हैं क्या चीज है। देखिए, देखते हैं एक नजर में महत्वपूर्ण तिथियां, मतलब तिथियां आप लोग देखिए, 31 जुलाई को आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है, आवेदन की 31 जुलाई लास्ट डेट है। आपका एग्जाम जो होगा 28 नवंबर 2026 को होगा। ठीक है, लेकिन पेपर कब से शुरू होगा? 11:30 से आपका पेपर शुरू होगा। ठीक, और इसका परिणाम कब आएगा अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, जो संभावित तिथि है वो आपको मार्च में की गई, ये होगा। और 31 अगस्त तक आपका फाइनल प्रक्रिया हो जाएगी, मतलब जिन बच्चों का चयन हो जाएगा वो बच्चे जा करके नवोदय में अपना बक्सा लेकर के जाएंगे, एक शर्ट एक पैंट स्टार्टिंग में लेके जाएंगे, टूथब्रश, और अपना एक हॉस्टल में एक अपनी सीट सुनिश्चित करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं फिर उसके बाद क्या रहा। सबसे बड़ी चीज जो दिक्कत हो रही है अध्यापकों को, मैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट में लेके आया हूं। जो हमारे अभिभावक लोग हैं उनको समस्या हो रही, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चे की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, वह किस कक्षा में पढ़ रहा है, अगर वो शहर में पढ़ रहा तो क्या ग्रामीण क्षेत्र से भर सकता है, यदि ग्रामीण क्षेत्र क्या शहरी क्षेत्र से भर सकता है, क्या कक्षा 3, 4, 5 एक ही स्कूल से कम होना कंपलसरी है, या फिर जो है केवल कक्षा 5 में अगर वो पढ़ा हो तो क्या वो फॉर्म भर सकता है। सारी जानकारियां विस्तार से आज हम एकदम एक A to Z जो है हम उसको विस्तार समझाएंगे। आयु सीमा मतलब इसमें समिति द्वारा क्या कहा गया, 1/5/2025 से लेकर के 1/5/2025 से लेकर के हम 31/7/2027 दोनों तिथियां शामिल हैं के बीच होना चाहिए। मतलब बच्चा जिसका जन्म
1/5/2015 को उससे से लेकर के 31/7/2017 के बीच में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात कितनी तारीख लास्ट डेट है? 31/7/2026 लास्ट डेट है। अंतिम मतलब कि कितने साल का बच्चा फॉर्म भर सकता है? 31/7/2017। तो ये कितना हो गया? 17 3 20 और 6 3 9, 9 साल। ये जीरो। दूसरी तिथि कितनी है देखते हैं, 31/7/2026। ठीक, और उसके बाद फिर क्या है यहां पर? वो ये क्या नाम, न्यूनतम एज कितनी देखी गई इसकी? 1/5/2015। अब इसको हटाते हैं, 15/5/20 मतलब 15 10 25 26, 11 साल 2 महीना और 30 दिन। 11 साल 2 महीना 30 दिन इसका जो है, 1 मिनट, 11 साल 2 महीना 30 दिन। मतलब जो बच्चा 11 साल 2 महीना 30 दिन जिसकी डेट पूरी हुई है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है, या फिर 9 साल का जो बच्चा हो, मतलब न्यूनतम एज निर्धारित की गई 9 साल और मैक्सिमम एज 11 साल 2 महीने, मतलब 11 साल 3 महीने मैक्सिमम एज निर्धारित की गई। बच्चे की इतनी हो, मिनिमम 9 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 11 साल 3 महीने एज होनी चाहिए। ठीक है, ये बात डाउट हो गई। और डेट आप देख लीजिए, इस डेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1/5 सॉरी 1/5/2015 से 31/7/2027। अब वर्तमान कक्षा, दूसरा प्रश्न आपका बनता है, क्या हमारा बच्चा जो है कक्षा 6 में है तब भी फॉर्म भर सकता है? नहीं, कक्षा 6 के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कक्षा 5 के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। और उनके लिए भी एक क्राइटेरिया निर्धारित कि कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है। डायरेक्ट तो कक्षा 5 में ना गया हो, दिया गया छात्र ने कक्षा 3 और 4 की शिक्षा पूरी शैक्षिक सत्र में सफलतापूर्वक पूरी की हो, मतलब 3 4 और 5 तीनों क्लास वो पढ़ा हो, तभी वो नवोदय का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और एक बात, ठीक है चलिए उसको आगे है दिखाता हूं क्या है उसमें। एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा होता है, जिला और निवास नियम पूछा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कई बार ये पूछा जाता होता है कि गार्जियन कंफ्यूज होते हैं, जैसे मान लो मेरा घर एक, मतलब मैं गांव में रहता हूं, मेरा बच्चा जो है वो शहर में पढ़ता है, तो क्या मैं अपने बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र का लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ निवास से आपका लेना देना नहीं है, ये आपका शहर से, जहां आपका बच्चा पढ़ा उस विद्यालय से लेना देना है। जिस विद्यालय में वो अध्ययनरत है वो उसको देखना है वो शहरी की ग्रामीण है, वो भर सकता है कि नहीं। एक छोटी सी छूट सरकार ने दिया है, जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय किसी अदर, मतलब कि मान लीजिए यहाँ मतलब उस शहर के लिए दिया गया, हम उसको आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया है। क्या छात्र उसी जिले में कक्षा 5 में पढ़ रहा है जहां उसका वास्तविक निवास है? इसके आधार पर हाँ, अगर बच्चा कक्षा 5 में वहीं पढ़ रहा है जहां उसका निवास है, तो वो छात्र निवास जिले के जेएनवी में आवेदन के लिए पात्र है। ठीक, मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब अगर बच्चा ग्रामीण में पढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में ही उसका स्कूल है तो वो फॉर्म भर सकता है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, क्या छात्र उसी जिले में कक्षा 5 में पढ़ रहा है जहां उसका वास्तविक निवास है? अगर निवास वहां नहीं तो क्या होगा, कक्षा 5 का स्कूल निवास स्थान से 10 किलोमीटर के दायरे में पड़ोसी जिले में हो। समझ रहे हैं आप? तब उस दौरान में क्या होगा, अगर है तो क्या होगा, तो पात्र हो लड़का। एनबीएस अधिकार द्वारा सत्यापन के बाद आवेदन निवास वाले जिले में ही कराना होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे आपका घर क्या कह रहा है, क्या कक्षा 5 का स्कूल निवास स्थान से 10 किलोमीटर, जैसे आपका मान लिए, तो मान लिया बच्चा आपका दूसरे जिले में पढ़ रहा है और आपका निवास स्थान इस जिले में है, लेकिन वो जिले का जो दायरा है आपका दूरी है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं। जिस जिले में आप हैं उसी जिले के निवासी उस फॉर्म को भर सकते हैं और नहीं भर सकते, आप दूसरे जिले से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये भी एक बात ध्यान रखना है। पहली बात क्या ध्यान रखना है कि आप अगर ग्रामीण हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भरिए, बच्चा आपका निवास से नहीं मतलब है, आपका स्कूल। दूसरी चीज, क्या अगर मैं प्रयागराज में रहता हूं तो क्या मैं प्रतापगढ़ से भर सकता हूं? नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं? तब भर सकते हैं जैसे मान लिया प्रतापगढ़ से जिला दोनों का बॉर्डर लग रहा है, तो आप प्रतापगढ़ में
से केवल और इलाहाबाद की दूरी आपके निवास से केवल 10 किलोमीटर की हो, तब आप प्रतापगढ़ से आप भर सकते हो, वरना नहीं भर सकते। ठीक, ये आपका हो गया कंफ्यूजन दूर। अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा। आगे क्या कह रहा, ग्रामीण शहरी जो भी मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ग्रामीण बनाम शहरी। छात्र ने कक्षा 3, 4, 5 और की पूरी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से प्राप्त की हो। मतलब पहला क्या, ग्रामीण रूरल, ग्रामीण का नियम क्या है, देखो, छात्र ने कक्षा 3, 4, 5 मतलब 3, 4, 5 तीनों साल होना कंपलसरी है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से प्राप्त की हो, तब वो ग्रामीण माना जाएगा। कम से कम 75% सीटें ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं। सबसे अच्छी फायदा क्या है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, बच्चों के लिए, कि उनके लिए सरकार ने क्या किया है कि 75% सीट जो है आरक्षित किया है ग्रामीण बच्चों के लिए। इसीलिए उस समय के प्रधानमंत्री हमारे जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इसी सपने को साकार करने के लिए किया था कि ग्रामीण क्षेत्र का होनहार बच्चा भी नवोदय विद्यालय में जाए। मतलब अपना नवोदय विद्यालय इसलिए स्थापित किया था कि जिससे वो अपना नाम रोशन, मतलब परिवार का नाम रोशन करे, होनहार को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो चाहे ग्रामीण को चाहे शहरी का हो। तो ग्रामीण क्षेत्र को, क्योंकि शहर वालों को तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, तो उसके लिए नवोदय विद्यालय किया गया था। इसलिए उनके लिए 75% सीटें आरक्षित की गई है। शहरी क्षेत्रों में क्या किया गया है, बची हुई 25% जो ओपन सीटों पर मेरिट के आधार पर चयन होता है। मतलब 75% फिक्स है कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जाएगा, और 25% ऐसे होंगे जो मेरिट जिसे ज्यादा बनती है और शहर का बच्चा तो उसका चयन होगा। ठीक, एक क्या ध्यान दिया गया है, देखिए जो मैं आपको बता रहा था, यदि छात्र ने कक्षा 3, 4, 5 के दौरान एक भी दिन शहरी क्षेत्र में स्कूल में पढ़ाई की है तो उसे शहरी उम्मीदवार माना जाएगा। बिल्कुल आप देख लीजिए, ठीक, यही हुआ। अगर आपका बच्चा एक दिन भी आपका उस शहर में पढ़ा है, अगर एनरोल्ड हुआ है शहर में, तो वो शहरी ही माना जाए, ग्रामीण नहीं माना जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा 3, 4, 5 तो पढ़ा, पता चला कि कक्षा 3 आपने पढ़ा दिया उसको शहर में, 4, 5 गांव में लाके पढ़ा दिया, तो आप ग्रामीण क्षेत्र का फायदा लेना चाहें तो नहीं मिलेगा आपको शहरी ही भरना पड़ेगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बार इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है सरकार की, मतलब की समिति ने, कि अगर आप गलती करते हैं या 2 बार फॉर्म बच्चे का फॉर्म भराते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन एक होता है, क्या मैं बच्चे को 2 बार फॉर्म भरा सकता हूं? नहीं भरा सकते हैं आप। 2 बार फॉर्म भराएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, कड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ कदम उठाया जा सकता है। आगे देखते हैं, अब सीट आरक्षण व्यवस्था क्या है। ठीक, एक आरक्षण मैंने आपको बता दिया कि 75% जो है ग्रामीण बच्चों के लिए होगा, बिल्कुल ये दिया गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 1/3 मतलब 33% बालिकाओं के लिए होगा। इन 75% में से जो 100% जो होगा, 75% तो ग्रामीण के होंगे, अब 25% में शहरी और अन्य भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। उनमें से 33% लड़कियों के लिए होगा, और जो है 15% एससी के लिए होगा, और एसटी के लिए 7.5% होगा, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है, इस जनसंख्या के आधार पर इसको बनाया गया है। ठीक है, और 27% ओबीसी आरक्षण केंद्रीय सूची जो उसमें आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनके लिए 27% आरक्षण दिया गया है। ये आरक्षण सुविधा है। और एक सुविधा दी गई दिव्यांगों के लिए। भारत सरकार के नियमानुसार दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षण ट्रांसजेंडर छात्रों को बालक श्रेणी में माना जाएगा। आप समझे कि नहीं, 33% बालिकाओं के लिए हो गया, और बाकी बचा जो परसेंट आपका वो जो है बालक श्रेणी के लिए होता है। बालक श्रेणी को जो दिव्यांग कह रहा है कि भारत सरकार के नियमानुसार दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षण ट्रांसजेंडर जो तीसरा जेंडर होता है छात्रों को बालक श्रेणी माना जाए। मतलब अगर बच्चा ट्रांसजेंडर है तो वो किसमें माना जाएगा, गर्ल्स में नहीं माना जाएगा, वो बॉयज में उसकी काउंट की जाएगी। ठीक है, ये भारत सरकार ने किया है। ठीक, कितना है देख रहे हैं आप, 80% ग्रामीण क्षेत्र। आगे देखते हैं। अब ये तो रहा आपका क्या, 3 डाउट आपका क्लियर हुआ ना, कि कौन बच्चा फॉर्म, मतलब कि आरक्षण किसे कितना मिलेगा। ठीक है, अगर आपका घर ग्रामीण में, क्या आप शहरी में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा एक दिन भी शहर में पढ़ा है तो क्या वो दोबारा मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। फिर आप जो है, फिर ये 2-3, अब आते हैं हम आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे। सबसे पहले छात्र की फोटो लगेगी, कितने में, 10 से 100 KB में। ठीक है, छात्र का हस्ताक्षर जो सिग्नेचर होगा वो 100 से 10 KB में होना चाहिए। अभिभावक के भी हस्ताक्षर होने चाहिए 10 से 100 KB। और आधार कार्ड या निवास पत्र दोनों में से एक होना कंपलसरी है। ठीक है, दोनों में से, चाहे आपका आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र,
दोनों में से एक चीज होना जरूरी है, ये फॉर्म भरने के लिए जरूर होता है। और एक चीज और, अपार आईडी बनी है, जो आप आप डिजिटल क्या बोलते हैं उसको, अरे वो डिजी लॉकर से आप अपार आईडी बच्चे का बनवा लीजिएगा, वो भी इसमें लग रहा। और फॉर्म भरते समय एक प्रोस्पेक्टस ऐसे मिलता है, फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिलअप करवा करके उस पर प्रिंसिपल का, जो प्रिंसिपल है उनमें, मतलब जहां बच्चा कक्षा 5 में पढ़ा, उनका साइन मोहर होना कंपलसरी है, वो करवा लीजिए। मैं उस चीज को पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करें उस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सजेस्ट करूंगा कि कैसे क्या आप कहां से अप्लाई करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट और लगेंगे। ये तो मैं एक मौखिक तौर पे बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ मैं आया हूँ कि कौन बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा, कौन भर सकता है, जो डाउट होता है कि कौन, उसके लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक, ये दिया गया है ना दीवा, अपार आईडी और पैन नंबर की जानकारी भी तैयार रखें, ठीक, मांगा जा सकता है। फिर उसके आवेदन कैसे करें, एक जो वेबसाइट है नवोदय विद्यालय की, उस पर जाएं और उस पर उसके थ्रू जो है, और ये फॉर्म आपका निःशुल्क भरा जाता है। मूल जानकारी से राज्य, आपका कौन सा जिला, कौन सा ब्लॉक, आधार नंबर ये फिल करना, स्कूल की जानकारी, कहाँ बच्चा कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ता था, ये पूरा भरना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कक्षा 5 का भर देंगे, 3, 4, 5 तीनों क्लास का आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, अर्बन है कि रूरल है, इसको सही से भरना होगा आपका। दस्तावेज अपलोड करें, दस्तावेज में क्या क्या लगेगा, फोटो लगेगा, हस्ताक्षर आपका लगेगा, प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है आपका, आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र मांगे, ये सब आप तैयार रखिएगा। उसके बाद फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट। और एक बात और ध्यान रखिए, कई बार लोग गलती करते हैं, फॉर्म को सबमिट तो कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन होता क्या है, वो प्रिंट आउट उसका लेना भूल जाता है, उसका प्रिंट आउट नहीं लेते हैं। तो जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे, आपके बच्चे का चयन हो गया, एडमिशन करवाने, वहां फॉर्म का मांगा जाता है कि आपने जब फॉर्म फिलअप कराया था, उसका फोटो कॉपी आप लाइए। आपके पास नहीं रहेंगे तो आपका बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा, आप जहां भी आवेदन करवाइएगा आप प्रिंट करवा लीजिए। और एक बात आपको याद दिलाऊं, अगर मान लीजिए आपका आवेदन सही से नहीं होता है कहीं, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, वो आपका पूरा फॉर्म पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं लेगा। साइबर वाले 100 रुपए चार्ज या 50 रुपए जो लेंगे चार्ज लेते हैं, लेकिन हमारे द्वारा कोई चार्ज नहीं। टीम पूरा हमारी इसके लिए तत्पर है, आप लोगों के लिए फॉर्म फिलअप कराएगी। क्योंकि ये व्यवस्था मैंने इसलिए लागू किया, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे को लाइफ में एक ही बार नवोदय का फॉर्म भरने का मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा, और एक बार रिजेक्ट हो गया तो पूरी लाइफ पछताना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना हो, ये मेरा एक नवोदय होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं भी नवोदय से पढ़ा हूं, उसका मैं महत्व जानता हूं, तो इसलिए आपको मैं ये बात जरूर बताता हूं कि गलती ना हो, पछताना ना पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक महत्वपूर्ण चेतावनी और अयोग्यता। ठीक, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आप पूछते हैं कि क्या कोई दूसरा मौका आपको मिलेगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि छात्र ने पहली बार कभी जेएनबीएसटी परीक्षा दी है तो उसका आवेदन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे, आप जाएगा वहां वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई में आपका नाम, पिता का नाम या आधार नंबर कुछ भी मैच किया करता है, तुरंत आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। और इस बार सरकार इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, आपको जेल भी हो सकता है। ठीक, ओबीसी प्रमाण पत्र, एक ये बहुत जरूरी दस्तावेज, इसको आप ध्यानपूर्वक कह रहा, ओबीसी आरक्षण का लाभ केवल तभी मिलेगा जब आपके पास केंद्रीय सूची लिस्ट, मतलब आप समझ रहे हैं, आप जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, दो प्रकार का होता है, एक सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है। जब आप आवेदन करवाते हैं तो इंग्लिश में जो आवेदन होता है वो सेंट्रल का होता है, हिंदी में वो स्टेट का होता है। आपका नाम सेंट्रल सूची में होना चाहिए कि आप ओबीसी हैं, वरना आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा तुरंत। इसको आप विशेष ध्यान दीजिए कि आप कह रहा है ना, ओबीसी आरक्षण का लाभ केवल तभी मिलेगा जब आपके पास केंद्रीय सूची सेंट्रल लिस्ट का वैध प्रमाण पत्र, अन्यथा सामान्य श्रेणी में आवेदन करें। ये गलती मत करिएगा, नहीं तो फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। गलत जानकारी पर कार्यवाही। ठीक, आधार, अगर आप कोई भी गलत जानकारी आप देते हैं, आधार आपने मान लिया गलत कर दिया, दूसरा दे दिया, तो पिता का नाम कुछ और दे दिया, बच्चे का नाम दूसरा बदल के आपने कर दिया, पिता का नाम वही है, माँ बाप का नाम तो चेंज होगा नहीं क्योंकि वो तो भाई पुराने हो चुके हैं, आप बच्चे का नाम बदलवा दिए, उस स्थिति में आपकी कार्रवाई हो सकती है। कह रहा कि आधार वितरण, निवास स्थान, ग्रामीण शहरी क्षेत्र, गलत जानकारी देने पर चयन किसी भी स्तर पर रद्द कर दिया जाएगा। गलत जानकारी बिल्कुल मत दिए, जो को होगा सही से ही भरिएगा, ये अपने सामने फॉर्म भरवाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, या ऐसे किसी अनुभवी इंसान से फॉर्म भरवाइएगा जो इसको बारे में अच्छे से जानकार हो। ठीक, फिर उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 40 प्रश्न आपके आएंगे। इस बार एक नया पर्यावरण आपका ऐड हुआ है। ठीक, 40 प्रश्न 50 अंक के होंगे, 60 मिनट मिलेगा। अंगणित आएगा, 20 क्वेश्चन रहेगा 25 अंक का, 30 मिनट समय मिलेगा। भाषा परीक्षा जो है आपका 20 प्रश्न रहेगा 25 अंक के, और जो है ये 30 मिनट का।
इसमें 14 नंबर लाना कंपलसरी है, इसमें 7 क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन, इसमें 14 क्वेश्चन लाना ये कंपलसरी है। एक बात और ध्यान दीजिए, जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनको 40 मिनट अतिरिक्त मिलेगा, इस बात ध्यान दीजिए आप, दिव्यांगों को 40 मिनट अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर और क्या जानकारी है। बाकी ये मानसिक योग्यता में आपका ये आएगा, ईवीएस में ये 4 टॉपिक जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक दुनिया, मानव शरीर, दैनिक जीवन और सामाजिक परिवेश। ये मैं सिलेबस में अच्छे डिस्कस कर लिया हूँ, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अंगणित में आपने देखा ही था, सारा चीज जो कुछ आया ये संख्या प्रणाली, भिन्न, गुणात्मक, परिणाम, सामान्य दूरी, डेटा एनालिसिस और ये सब। फिर उसके बाद आपका ये हिंदी का गद्यांश आएगा और इसके बाद जो हर गद्यांश से 5 प्रश्न होंगे। और ठीक है, ये रही। फिर उसके बाद फिर और एक चीज और, ओएमआर सीट कैसे बने इसका विशेष ध्यान दीजिए। जो बच्चे क्या करते हैं, होनहार बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ाई में एकदम तल्लीन हो जाते हैं, वो इस कदर तल्लीन होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि ओएमआर भरना कैसे, कोई बताता भी नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है कि नाम लिखना कैसे है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 5th के बच्चे, कितनी औकात होती है, उनको गाइड करना पड़ता है अच्छे से। आप एक बात ध्यान लीजिए, जैसे ये आपको 4 गोला मिलेगा, 2, अरे यार 3, 4, मान लीजिए 4 गोला हुआ, ए बी सी और डी, 4 गोला हुआ। अब इसमें से आपका कौन सा, मान लिया आपका सी सही है, तो आप केवल सी को ही आप फिल करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, आप केवल सी को ही कलर करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। देखिए केवल ए और ऐसे ही गोला करना है, बाकी टिक नहीं लगाना है, जैसे टिक लगा देते हैं, क्रॉस नहीं लगाना है। आधा गोला मान लो ये है, आप इतना रंग चले आए, ऐसे चीज से रंग दिए, इतना छोड़ दिए, ये सब मत करिएगा। ठीक है, टिक क्रॉस आधा गोला ना भरें, टिक मतलब ये सब चीज ना करें। और एक बात ध्यान दीजिए, आप लोगों का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, विशेष इस बात का ध्यान दीजिए, आप निगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, और 80 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको उत्तर देना और 100 अंक के होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चयन के बाद की प्रक्रिया आपकी क्या होगी। चयन के बाद आप परीक्षा परिणाम आपका आएगा, अंतिम सूची चयन में होगा, ये जिले में अधिकारियों के पास प्रदर्शित होगा। यहां तक कि आपको जो है आपके, अब तो ऑनलाइन आने लगा है, और पहले तो मान लिए केवल रोल नंबर ही आता था, जब हम लोग पास हुए थे तो उसमें रोल नंबर केवल आता था, न्यूज़पेपर में आता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब पूरा बकायदे पूरी एकदम मार्कशीट बन के एकदम रेडी होती है, पूरा अच्छे से मार्कशीट आपको एकदम डिस्प्ले होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दस्तावेज, आप जो दस्तावेज होगा, जब आप सत्यापन मतलब हो जाएगा, मतलब आप पास हो जाएंगे, तो आपको दस्तावेज वेरीफाई किया जाएगा स्कूल के द्वारा। चयन केवल क्या हो, यह चयन केवल अंतिम है, आपको मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से क्या क्या, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से आप हैं, जाति दिव्यांग हैं, किस जाति के हैं, दिव्यांग हैं। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फिर यहाँ से मिल जाए। माता पिता को सलाह दी जाती है कि जेएनबी द्वारा दस्तावेज को सफल सत्यापन के बाद ही करें, मतलब जब आपका बच्चा नवोदय में पास हो जाए तभी आप इन सब डॉक्यूमेंटों को बनवाएं, पहले से ना घबराएं कि अगर बच्चा मान लो पास हो गया तो हमको डॉक्यूमेंट कहाँ बनाएंगे, सब बन जाता है, इतना समय मिलता है, आपको बुलाया जाएगा, फिर समय दिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बाकी जो कोई हमसे जरूरत होगी बताइए, और कोई अगर आप लोगों को जानकारी कोई चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और बताएं। मेरे हिसाब से मैंने तो सारी जानकारी दे दी कि मतलब कि बच्चा 2 बार फॉर्म भर सकता है कि नहीं, बच्चे को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, बच्चा जो है ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से, कक्षा 3, 4, 5 पढ़ा है कि नहीं, लगभग सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई और अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, तो फिर हम उस डाउट को आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस में काफी बदलाव आया है, काफी बच्चे भयभीत हैं, गार्जियन चिंतित में हैं कि बस हम तो ये 10 चैप्टर रीजनिंग का पढ़ाए थे, रीजनिंग का 5 चैप्टर है, ईवीएस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, ईवीएस का ऐड हो गया है, मैथ में 2-3 चैप्टर कट गए हैं, 1 चैप्टर अलग ऐड हो गया है। तो इन सब चीजों को जो है से आप बिल्कुल चिंता ना हुई, उसके लिए हमारी टीम खड़ी है, हम खड़े हैं आपके लिए। आप जो है एकमात्र मतलब ये कोर्स ग्रामीण बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए किया गया, क्योंकि शहर के बच्चे एफर्ट कर लेते हैं, उनके कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई बदलाव आता है सबसे बड़ी गाज ग्रामीण बच्चों के ऊपर ही गिरती है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ जाएं, पैसा भी उनके पास नहीं होता है भाई, सब खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो पढ़ाएंगे क्या। तो वो पुराने तौर पे चलते थे, किताब कई ऐसे बच्चे होंगे मैं जिनको जानना, उनके पास पैटर्न बदला हुआ, नया पैटर्न, किताब खरीदने के लिए उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होंगे, वो जो किताबें पुरानी हैं उन्हीं के बेस पे अपने खुद को आधारित किए होंगे, उसी पे चलाएंगे, उसी पर पढ़ना चाहेंगे। लेकिन मैं उनके लिए हूँ, बाकी
मुझसे जो भी मदद आप लोगों को चाहिए होगी, किताब से संबंधित लेके प्रैक्टिस सेट से लेके, उनके लिए मैं ये चीज मैं उनका कोई चार्ज नहीं लूंगा, उनके लिए मैं फ्री ऑफ कास्ट कर दूंगा और पढ़ेंगे वो। बस अपनी समस्याओं को हमसे आप साझा करेंगे, क्योंकि समस्याएं हर किसी के पास होती हैं, एक इंसान होने के नाते उसका समाधान हमें करना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई और समस्या, बाकी आप जैसे कुछ बच्चे अगर इनरोल्ड होंगे कहीं, तो अगर प्रैक्टिस सेट, लेकिन भाई जितना आप प्रैक्टिस करें उतना बेहतर होगा, उसके लिए 199 रुपया रखा गया, 30 प्रैक्टिस सेट आपको दी जाएगी। बाकी ये दिया गया नंबर आप मेरा है 8005257808, आप इसे कॉल करें, आपसे कॉन्टेक्ट होगी। बाकी फिर कोई समस्या होगी आप उनको बताइए, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा हमारे द्वारा, अच्छी गाइडेंस दी जाएगी, डेली क्लासेस आपके लिए होंगी और कोशिश किया जाएगा आपका बेस्ट रिजल्ट आए। ठीक है, और मैं सभी अभिभावकों से ये मतलब कि आग्रह करता हूं कि प्लीज आप भयभीत मत होइए। बदलाव आता है जीवन में, लेकिन उसके डरना नहीं चाहिए, उससे उसका सामना करना चाहिए और उससे डट कर लड़ना चाहिए, उसका एक समाधान ढूंढना चाहिए और समाधान ढूंढने के लिए सहायता लेनी चाहिए, चाहे वो कोचिंग का हो, चाहे अपने आप आसपास पड़े लोगों का हो, किसी का भी हो, सहायता लो और अच्छा अपना मतलब कि अच्छा अपने बच्चे का भविष्य संवारो। क्योंकि बच्चा ही आप कितना भी धन कमा लेंगे ना, कोई मतलब नहीं होगा जब तक आपका बच्चा ही सबसे आपका ही धन होता है। वो अगर संवर गया, उसकी लाइफ बन गई, तो आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगी, पूरा जीवन आपका नाम होगा। ठीक है, फिर इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और कोई डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।